मानिरहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट की थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। न्यूमेरिकल्स इसके कवर हो गए। अब हमें इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी, तो उसके लिए सेट ब्लॉक्स कवर करने ज़रूरी हैं, जिसमें जो फर्स्ट सेट ब्लॉक्स लिखा हुआ है इसमें हमारे पास फर्स्ट सेट ब्लॉक्स में लिखा हुआ हमारे पास कि जो एक मकड़ी होती है वो अपने शिकार का पता कैसे चलाती है। तो वो क्या होता है कि उस जाले के ऊपर जब कोई शिकार उसका बैठता है तो वो जो जाला जो वेब होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है और उसको पता चल जाता है कि जी मेरा शिकार अब यहाँ पे बैठ चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइडर डिटेक्ट्स इट्स प्रे। प्रे शिकार को कहते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द वेब। वेब से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। सेकंड जो हमारे पास सेट ब्लॉक्स हैं, सेट ब्लॉक है वो यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे मेरे पास दैट यहाँ पे ना आपके सामने एक फिगर नज़र आ रही है आपको। अब स्टूडेंट्स आपने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा हुआ है कि जब ये जो स्प्रिंग के साथ मैस अटैच्ड है, जब ये अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी वेलोसिटी मीन से जब मीन पे होता है तो उस पर तो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो मीन्स कि तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो होती हैं। बट जब हम लोग इस ब्लॉक को मूव करवाते हैं, उनको फोर्स लगाते हैं और टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेके जाते हैं, चाहे वो लेफ़्ट हो या राइट हो, जब वो बढ़ी जाती है तो फिर क्या होता है कि उसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम होना शुरू हो जाती है। और रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होने के साथ साथ वो जब वो एक एक्सट्रीम पे जाके एक पॉइंट के लिए एक लम्हे के लिए रुकती है तो उसकी स्पीड जो होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। अब जब उसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स ज़ीरो हो जाती है और क्या होता है फिर कि वो दोबारा जो है वो मीन की तरफ आना शुरू कर देती है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब चूँकि हमें पता है कि यहाँ पे v ज़ीरो हो जाता है, स्पीड ज़ीरो हो जाती है, तो जब काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में उसको पुट करेंगे तो v ज़ीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। स्टूडेंट्स एक्चुअली जो मेन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं हम लोग x, मीन्स के ये लेंथ ही है ना इसमें। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला तो हमारे पास होता है mgh। एच मीन होती है हाइट, हाइट मीन आप कह सकते हो डिस्टेंस ही है ना यहाँ पे। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जितना ज़्यादा कवर करेगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मिनी जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। सेम एज जब वो मीन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बोला मैक्सिमम, मीन्स के वी मैक्सिमम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। चूँकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन्स हाइट जीरो हो गई यहाँ पे आके, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी कितना आ गया, जीरो। चूँकि मैं आपको अभी अभी एक्सप्लेन साथ में कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू mg और h। तो h की जगह आप यहाँ पे वो रख सकते हैं s वगैरह, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका जो भी है। तो सेम एज जो बिहेवियर बॉडी का यहाँ पे था, सेम एज बिहेवियर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक सेट ब्लॉक है, यहाँ पे MCQs के तौर पे आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। जो अबव सेट ब्लॉक्स हम लोगों ने पढ़ा था वो भी एज MCQs ही पेपर में आपको आएगा, आपके फेसेस में आ सकता है, आपके वीकली टेस्ट में आ सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ह्यूमन एयर ड्रम। एयर ड्रम क्या होता है, जो कान का पर्दा होता है हमारे पास। कैन ऑसिलेट, ऑसिलेट होता है वाइब्रेट करना, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे हरकत करना, अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। कहता है यहाँ पे कि जो इंसान का एयर ड्रम होता है वो 20,000 टाइम्स जो है वो 1 सेकेंड में वाइब्रेट करता है। नेक्स्ट सेट ब्लॉक्स जो है हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in SHM when the kinetic energy and the potential energy are the same। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है, मीन्स कि कोई फोर्स रिस्पेक्ट अभी नहीं हुई होती, तो एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो उसका जीरो होता है। चूँकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ईच एंड एवरीथिंग उसका यहाँ पे जीरो होता है, मीन्स कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो नीचे जो चीज़ें मेंशन है ये वाली तब हैं जब बॉडी वाइब्रेट करके दोबारा मीन पे आती है, एक्सट्रीम टू मीन आती है, ये सारा कुछ तब मेंशन है। बट स्टूडेंट्स जब बॉडी होती ही मीन पोजीशन पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मीन्स कि एक्स जीरो होता है, और जब एक्स जीरो होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। मीन्स के इसमें हमारे पास जो आंसर होगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ ज़ीरो। इस एग्जांपल में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, साथ में ग्राफिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपके सामने है थोड़ी सी। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में क्या है कि ये एक एक्सट्रीम और मेन के लिए वो एक वेव बनी हुई है, तो ये जो ये मीन्स आप समझ लें कि ये आपके पास एक वेव है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिडल पॉइंट है इसमें, मीन्स कि ये पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती हैं, सेम, यानी मीन पोजीशन पे जब बॉडी रेस्ट वाली कंडीशन में होती है यहाँ पे ना।
तो ये इसकी रेस्ट पोजीशन थी दरमियान में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है चूँकि, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 होती हैं। नेक्स्ट साइड ब्लॉक्स हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज़ द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। ये स्टूडेंट्स आपको लास्ट जो था लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है साइकिल। साइकिल का मतलब होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मींस स्टूडेंट्स ये आपके पास सिंपल पेंडुलम नज़र आ रहा है। जब ये मीन टू एक्सट्रीम जाता है, एक्सट्रीम टू मीन आता है, फिर मीन टू एक्सट्रीम जाता है, एक्सट्रीम टू मीन आता है, तो ये जो कंप्लीट एक राउंड बनता है ना इसका, ये एक ब्लू के साथ भी आपके सामने हाईलाइट है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये वाइब्रेशन है, इसको हम लोग साइकिल कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो साइड ब्लॉक्स मौजूद है। तो इस साइड ब्लॉक्स में यहाँ पे मेंशन है द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैट। स्टूडेंट्स एज यू नो दैट कि v इक्वल होता है एफ लैम्डा के इक्वल, मींस के जो स्पीड का रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो आपने कहीं पे भी एक तो ये चीज़ है और बाय मिस्टेक सॉरी यहाँ पे ना t इक्वल होता है आपके पास 1/f के इक्वल। अब स्टूडेंट्स आपको पता है टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मींस के यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कभी भी मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। होल प्रोसेस में जो मैस है वो कांस्टेंट रहता है, सेम एज एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो जस्ट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स ये एज एमसीक्यूज आपको आ सकता है और ये एक्सरसाइज के अंदर भी एक एमसीक्यूज मौजूद है। नेक्स्ट साइड ब्लॉक्स है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एग्जांपल्स मेंशन है जिनमें मेंशन किया गया है कि कौन सी एग्जांपल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है और कौन सी एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की नहीं है। तो स्टूडेंट्स 3 एग्जांपल्स आप लोगों को एक्सप्लेन करवा दी गई हुई हैं। स्प्रिंग सिस्टम की है, सिंपल पेंडुलम की है, बॉल बॉल सिस्टम की है। अब ये 5 राउंड अबाउट 5 हैं, आपने ये खुद डिस्कस करना है और ऑब्जर्व करके देन आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक देना कि इसमें से कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन है और कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ये आप लोगों की एक्टिविटी है, ये एज असाइनमेंट आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि हमने ये किया है या नहीं किया है। और इसके अलावा एटलीस्ट 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एग्जांपल्स हैं वो ऑब्जर्व की हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो साइड ब्लॉक्स था आपके पास उसमें मेंशन है कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड, यानी ना तो मास पे डिपेंड करता है ना एम्पलीट्यूड पे। ये टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने जो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला जो रीड किया हुआ है दैट इज t इक्वल टू 2πL/g। तो आप फार्मूला के अंदर कभी ऑब्जर्व करें तो कोई चीज़ आपको ऐसी मेंशन नज़र आ रही है कि जो मैस या एम्पलीट्यूड को शो करे। जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो यूज़ हुआ है जिसको आप चेंज कर सकते हो, दैट इज़ लेंथ। g भी कांस्टेंट है, पाई भी और 2 भी कांस्टेंट है। तो जो टाइम पीरियड है वो मैस पे डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और g के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास जो सेट ब्लॉक्स है उसके लिए आप सबसे पहले ना ऊपर क्वेश्चन लिख लें। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे राइट किया गया है कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक। किसने पेंडुलम क्लॉक फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक जो है वो ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट्स क्रिश्चियन हाइगन्स इन्वेंटेड द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक इन 1656। यहाँ तक ये इसका आप आंसर लिख सकते हैं। और ये उसने क्यों काम किया था, बिकॉज वो इंस्पायर्ड था गैलीलियो के वर्क से। गैलीलियो ने क्या किया था कि उसने कहा था कि आप मुख्तलिफ पेंडुलम ले लें और मुख्तलिफ पेंडुलम की लेंथ सेम रखें, यानी बहुत सारे पेंडुलम्स इकट्ठे कर लें और उन सब की जो लेंथ है वो सेम रख लें। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर उनका एम्पलीट्यूड आप सेम रखते हो तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि उनका जो टाइम पीरियड है वो सेम नज़र आएगा आपको। तो ये उसने जो था गैलीलियो ने ये वर्क किया था। और हाइगन्स ने डिवेल्प किया था फर्स्ट क्लॉक दैट कुड एक्यूरेटली मेजर टाइम, यानी फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर टाइम। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी हो सकता है कि हाइगन्स ने डेवलपमेंट की थी कि पहला जो था एग्जैक्ट टाइम बताने वाला क्लॉक जो था उसने वो डिस्कवर किया था। यहाँ पे जो हाइगन्स मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है ये साइंटिस्ट का नेम है और साइंटिस्ट जैसे आपके सामने गैलीलियो का नेम मेंशन है सेम एज हाइगन्स भी है जिसने वर्क किया था इस पे क्लॉक पे और जो फर्स्ट जो पेंडुलम क्लॉक है वो ऑब्जर्व किया था, डिस्कस किया था, डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट जो मेरे पास मौजूद है साइड ब्लॉक आपको नज़र आ रही होगी ये फिगर। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये फिगर किस तरह से है, ये मेरे पास ना इसकी मेन पोजीशन जो है वो शो हो रही है यहाँ पे। एक मैंने मेन पोजीशन यहाँ पे रखी है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसे ग्राफ की शक्ल में है,
ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये एक आपको एक वर्ड एक्सिस नज़र आ रहा है, एक एक्सिस ये नज़र आ रहा है, ये वाई एक्सिस के तौर पे वर्क कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के तौर पे वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर उसने ना जैसे इस तरह से एक वेव्स लेते हैं ना, इस तरह से उसने वेव्स ली हुई हैं। एक जो एक तरह की वेव्स हैं, ये ब्लू कलर की आपको ये वाली नज़र आ रही होंगी, इसको आप काउंट कर लें क्रस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे, और जो येलो वाली आप उसको एज आ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्कस कर लें। तो स्टूडेंट्स वो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स के जो वेव्स हैं वो यहाँ से पास कर रही हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ब्लू वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड जो येलो वाली है इसके ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है। आप ये समझ लें कि अगर एक इस तरह से आ रही है, इस तरह से मूव कर रही है, तो दूसरी है वो इस तरह से मूव कर रही है, यानी उनमें जो एंगल है वो 90 का है। अगर एक इस तरह से मूव कर रही है ऐसे, तो दूसरी इस तरह से मूव कर रही है स्टूडेंट्स, जो उनमें जो एंगल है वो दोनों में 90 का एंगल है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास जो साइड ब्लॉक है दैट इज़ कि डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम दैट एम्प्टी स्पेसिस। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि जो वेव पास करती हैं मैकेनिकल वेव्स को पास करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम बिकॉज इन वैक्यूम देर इज़ नो मीडियम, बिकॉज इन वैक्यूम देर इज़ अ स्पेस। तो स्पेस जो है वो वेव्स को पास नहीं करवा सकती है, तो हम लोग कह देंगे कि मैकेनिकल वेव जो है वो वैक्यूम से पास नहीं करती हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास जो सेट ब्लॉक है उसमें मेंशन उसने ये किया हुआ है यहाँ पे कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड्स की निस्बत, जो लिक्विड्स और गैसेस की निस्बत सॉलिड्स में जो ज़्यादा स्पीड से पास करती हैं। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो जो उनकी जो स्पीड होती है वो लॉन्गिट्यूडनल के हाफ से लेस होती है, लेस होती है उसके हाफ से, मीन्स के हाफ आप इसको कंसिडर कर सकते हो। उसकी रीज़न क्या है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इसमें जो कि क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, तो इसमें जो क्रस्ट एंड ट्रफ ये जो बनते हैं इसके अंदर ये इसके जो अंदर जो क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं इसमें और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसमें क्या होता है कि ये वाली चीज़ बनती है। इसमें क्या होता है कि क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, इसमें कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन बनते हैं। कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, एंड क्रस्ट और ट्रफ में जो रेस्टोरिंग फोर्स होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो अपनी मीडियम की डायरेक्शन के मोशन के परपेंडिकुलरली जो है वो अपनी मोशन रखते हैं, और यहाँ पे वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव होते हैं। सो यहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स होती है ज़्यादा होती है, यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से ट्रांसवर्स वेव जो है उनकी स्पीड कम होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने है, आप इसका क्वेश्चन राइट कर लें कि वाई द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स इज़ लेस दैन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन सॉलिड्स। आप इसको एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रख सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप इसको प्रिपेयर करेंगे। दूर कर थोड़ा बस। नेक्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पे साइड ब्लॉक्स जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स, उसमें आपको पता है जब हम लोग स्ट्रिंग को एक हाथ से पकड़ते हैं और ये अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग को मैं अगर हाथ से यहाँ से पकड़ता हूँ और अगर इसको यहाँ से मैं पुश करता हूँ, ये सिंपल स्ट्रिंग थी, इसको जब मैंने पुश किया तो ये इसके ऊपर जो है वेव बनी। अब जितना ज़्यादा मैं इसको पुश करूँगा, जितनी ज़्यादा इसको मैं एनर्जी दूंगा उतनी ज़्यादा इसके पे वेव बनेगी। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि एम्पलीट्यूड अगर इनका सेम रहे और एनर्जी मैं एक पे कम और एक पे ज़्यादा लगाऊँ, तो अगर एम्पलीट्यूड इनका सेम रहेगा, सपोज करें ये जो है यहाँ पे वेव बन रही है, ये वेव बन रही है, तो यहाँ पे एनर्जी मैंने कम लगाई थी और बल्कि ज़्यादा लगाई थी, और ये एक मेरे पास है जिस पे एनर्जी मैंने कम लगाई थी। अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों का सेम चल रहा है, जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे है वही एम्पलीट्यूड यहाँ पे है। अब सिर्फ फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है कि अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखा जाए, एनर्जी को यहाँ पे ज़्यादा रखा जाए तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी मीन्स के ज़्यादा वेव प्रोड्यूस करती हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। यहाँ पे आप 2 पॉइंट समथिंग ले सकते हैं, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 पॉइंट समथिंग है राउंड अबाउट। तो जब आप एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखो और एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एनर्जी रखोगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने जो साइड ब्लॉक है उसमें यही चीज़ मेंशन है कि जनरेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर्स मोर एनर्जी per second than to generate a low frequency wave. Thus, a high frequency wave carries more energy than a low energy frequency wave of the same amplitude. तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि how energy and frequency are related to each other. आप इसका क्वेश्चन जो है वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है मेरे पास स्टूडेंट्स जो साइड ब्लॉक है दैट इज़ यहाँ पे उसने मेंशन किया कहता है अर्थ क्विक प्रोड्यूस वेव्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना मेरे पास सपोज करें ये अर्थ है,
तो आपको पता ही है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में चीज़ पढ़ी हुई है। सपोज करें मैं इसका अंदर वाला पार्ट जो है ना ये थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये 3 लेयर्स मैंने आपके सामने रखी हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ना अर्थ की। तो यहाँ पे जो सबसे इनर पार्ट होता है, ये राउंड अबाउट एक लास्ट पे भी है यहाँ पे ना। तो जो सबसे इनर पार्ट होता है दैट इज़, हम इसको कहते हैं इनर कोर। जो बाहर वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं आउटर कोर। देन उसके बाहर जो होता है हम लोग उसको कहते हैं मेंटल। सबसे जो बाहर वाली जो कोर होती है, सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। तो कहते हैं यहाँ पे कि जब अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस होते हैं थ्रू क्रस्ट, इस क्रस्ट की वजह से, तो कहते हैं वहाँ से वो चीज़ जो हमें क्रस्ट, जो क्रस्ट की वजह से जो हमें अर्थक्वेक मिलते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स होते हैं। सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, ये उसकी ज़लज़ले की जो लहरें हैं, ये उनको हम लोग कहते हैं जो जियोफिजिस्ट होते हैं। जियोफिजिस्ट क्या होते हैं, जो फिज़िक्स, जो ज़मीन की फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कशन रखते हैं, उसके बारे में लर्निंग और उसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं जियो फिज़िक्स जो होते हैं वो इन चीज़ों की वजह से, इनको नोइंग करके, इनको जान के, वो नेक्स्ट फ्यूचर में जो होने वाले अर्थ एक्टिविटीज़ हैं उनका अंदाज़ा जो है, उनको जो कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेरे पास, व्हाट डू द डार्क एंड द ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन ऑफ द रिपल्स टैंक रिप्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स ये रिपल टैंक के ही टॉपिक में आपको लास्ट पे पेज नंबर 12 के लास्ट वाली जो 3 लाइन्स, सेकंड लास्ट 2 लाइन्स हैं जिसमें लिखा हुआ है द क्रस्ट एंड द ट्रफ्स ऑफ द वेव अपेयर एज ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस रिस्पेक्टिवली ऑन द स्क्रीन। मीन्स के जो क्रस्ट होती हैं वो एज अ वाइट फ्रिंज के तौर पे नज़र आती हैं और जो ट्रफ्स होती हैं वो एज अ ब्लैक फ्रिंजेस नज़र आती हैं। फ्रेंड्स ये पेज नंबर 14 के ऊपर ये मेरे पास जो है लास्ट जो इस चैप्टर का जो साइड ब्लॉक है, एक्टिविटी है, यहाँ पे मेंशन की उसने। इससे पहले मैं एक आपको रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा प्रोसेस है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स ये सपोज करें मेरे पास ना एक मीडियम है, एक बाउंड्री मैंने ड्रा कर ली है। यहाँ से अगर मेरे पास जो है जो वाटर वेव्स जो हैं वो आ रही हैं, अगर सपोज करें ये वाटर वेव्स आ रही हैं यहाँ से ना किसी एंगल पर, मैंने ये ब्लॉक रखा हुआ है इस पर ना। अब क्या होगा, आपको इसमें पता है कि अगर मैं इसका एक नॉर्मल ड्रा कर दूं, हर सरफेस का कोई ना कोई नॉर्मल होता है, तो मैं इसका एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ। ये सारे इसके इस सरफेस के ये जो रुकावट रखे हैं इसके नॉर्मल है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स के, जब ये वेव्स जो हैं, ये वाटर वेव्स जो हैं, ये इस बाउंड्री के साथ जो है जब ये टकराएंगी तो अपना पाथ ये क्या कर लेंगी, यहाँ से चेंज कर लेंगी। जब ये यहाँ से टकराएंगी तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी। ये भी जो यहाँ से टकराएंगी जो ये अपना पाथ चेंज कर लेंगी। जब ये इससे टकराएगी तो अपना पाथ ये क्या कर लेंगी, चेंज। जब ये इससे टकराएगी तो ये अपना पाथ क्या कर लेंगी, चेंज। जब ये इससे टकराएगी तो अपना पाथ क्या कर लेगी, चेंज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये वाले जो एंगल सारे बन रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहे हैं। अब यहाँ पे साफ शो हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज़्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक पॉइंट तो ये मैं आप लोगों को बताता चलो यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और ये वाज़ेह तौर पे है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जब ये सपोज करें डीप पार्ट है इसका और ये शैलोवर पार्ट है, जब भी वेव डीप टू शैलोवर आती हैं तो ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक्टिविटी थी यहाँ पे, हमारे पास जो एक्टिविटी थी यहाँ पे, उस एक्टिविटी में जो पहला पॉइंट है उसने मेंशन किया इस फिगर के साथ, ऊपर फिगर है इसके साथ उसने मेंशन किया है व्हाट हैपन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव व्हेन वाटर वेव्स पास थ्रू द डीप टू शैलोवर वाटर फ्रॉम पार्ट ऑफ द वाटर। जब वो डीप से शैलोवर आती हैं तो उनकी डायरेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स आप मेंशन कर लें कि उनकी जो है चेंज हो जाती है, वो बेंड्स हो जाती हैं टूअर्ड नॉर्मल। ये सारे नॉर्मल की तरफ बेंड है। सेकंड पॉइंट में आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल। नो स्टूडेंट्स ये इक्वल है नहीं, आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास जो है लास्ट वाला पॉइंट विच विल बी ग्रेटर। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ग्रेटर होता है। ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। ये इस पूरे चैप्टर की जो सेट ब्लॉक्स है ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आज कल जो आपने टेस्ट दिया है वो अभी तक तो मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं पहुँचा है, तो काइंडली वो टेस्ट जो है आपका वो सर से कहें और अपना जो अगर किसी का सबमिट नहीं हुआ है जो भी इश्यूज़ हैं काइंडली वो क्लियर करें और जो आपका टेस्ट है वो मेरे तक पहुंचाएं। अगर आपको सेट ब्लॉक्स में कोई इशू बन रहा है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।